हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम क्या खास पढ़ेंगे? इस वीडियो में हम जानेंगे चैप्टर नंबर 2 मोल कॉन्सेप्ट को सीखेंगे और मोल अंश, मोलरता और मोललता को। साथ ही हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि नॉर्मलता और फॉर्मलता क्या होता है। ठीक है, पार्ट प्रति मिलियन को भी समझेंगे। ये सारे जो है, ये सारे हम सांद्रता के पद है, विलियन की सांद्रता के पद है, जो कि पिछली वीडियो में मैंने बता दिया है कि क्या होता है। ठीक है, तो बिना देरी करते हुए हम चलते हैं, आज मोल कॉन्सेप्ट को समझते हैं। मोल कॉन्सेप्ट, ये लेक्चर नंबर 2 है। पहली वीडियो आपके यूट्यूब चैनल पे आ गया है। ठीक है, तो देखिए क्या है कि ये मोल अंश का है ना, तो इससे पहले मैं आप लोगों को मोल समझाता हूं क्या होता है। ठीक है, मोल संकल्पना इसको बोलते हैं, मोल संकल्पना। मोल संकल्पना, मोल कॉन्सेप्ट। क्या है? मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, क्या है ये? कुछ नहीं है, मैं कहूं ये एक नंबर है, ये एक नंबर है। मोल जो है क्या है? ये एक नंबर है। नंबर जैसे 1 2 3 4 है ना, 2 3 4 इस तरह से जो होते हैं वो ही है ये। ठीक है, बट ये नंबर कितना है? जैसे एग्जाम्पल के लिए ले, जैसे दर्जन, एक दर्जन, एक दर्जन में कितने नंबर आते हैं? तो एक दर्जन में नंबर जो होते हैं वो आपके 12 होते हैं। जोड़े में कितने होते हैं? एक जोड़े में कितने नंबर होते हैं? 2 होते हैं। एक सैकड़े में कितने नंबर होते हैं? सैकड़ा, 100 नंबर होते हैं। ठीक है ना, इस तरह से। तो उसी तरह से एक मोल में कितने नंबर होंगे? एक मोल में कितने नंबर होंगे? ये जैसे कोई बोले दो दो दर्जन केले दे, सॉरी 2 दर्जन, एक ही दर्जन देखते हैं। ठीक है, कोई बोले एक दर्जन केले दे, तो इसका मतलब है 12 केले। कितने केले? 12, है कि नहीं? कोई बोले एक सैकड़ा, सैकड़ा लीची दीजिए, है ना, तो आप क्या बोलेंगे? 100 लीची। लीची जो बहुत ही फेमस है हमारे बिहार में, है ना। तो एक सैकड़ा लीची मतलब कितने? 100 लीची। समझ गए? तो एक मोल कुछ भी बोला जाए, जैसे एक मोल, चलिए लीची ही लेते हैं, एक मोल लीची, तो इसका मतलब क्या होगा? तो नंबर है ना, तो ये नंबर है आपके मोल। मोल का एक नंबर होता है 6.02 गुना 10 पे पावर 23। ठीक है ना, ये नंबर है। मोल में कितने नंबर होते हैं? 6.02 गुना 10 पे पावर 23। ठीक है, तो उसी तरह एक मोल लीची में कितने लीची हो जाएंगे? 6.02 गुना 10 पे पावर 23 लीची। इतने लीची हो जाएंगे, है ना। समझ गए? अब ये नंबर कितना है तो आप लगा सकते हैं। 10 पे पावर 23 मतलब है 10 को 23 बार गुना करना, अर्थात इस 10 पे 23 जीरो लगाना है। कितने जीरो लगाना है? 23 जीरो। तो मतलब 6.02 गुना 23, इस तरह से इस तरह से इस तरह से 23 पूरे भर जाएगा, है ना जी। तो ये बहुत अरबों क्या खरबों में आपके चले जाएंगे नंबर। ठीक है ना जी, इतने लीची। तो ये एक बहुत बड़ा नंबर होता है। इन सभी नंबर को, मतलब मोल के जितने नंबर जो है ये, इसको जो यूज कहाँ किया जाता है? इसको यूज किया जाता है परमाणुओं में। परमाणु जैसी चीजों को
गिनने में किया जाता है, नापने में किया जाता है, इस सब चीज को, मोल को। ये लीची वगैरह, केले वगैरह इस सब में नहीं होता है, ठीक है ना। तो परमाणु में होता है। समझ में आ गया मोल क्या है? मोल एक सीधा सा क्या बोले, नंबर है। क्या है? नंबर है। कितने नंबर है? 6.02 गुना 10 पे पावर 23, ठीक है ना जी। ये नंबर है आपके। अब देखिए मोल अंश क्या होता है। मोल अंश यही ना, कह रहा है एक घटक, चाहे आप विलय हो चाहे विलायक हो, ठीक है ना, विलय हो या विलायक हो, उसके मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या का अनुपात क्या कहलाता है? मोल अंश कहलाता है। फिर से बोलूं, एक घटक, घटक मतलब आपका क्या, या तो विलय का या तो विलायक, एक घटक के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या का अनुपात मोल अंश कहलाता है। जैसे मान लो ये आपका एक बीकर है, इसमें हमने डाला N1। अच्छा, मोल को जो है ना, ये नंबर है ना, ये नंबर है, तो इसे जो है ना, इसे छोटी n से सूचित करते हैं। ये नंबर है इसलिए n से सूचित कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने एक एक पदार्थ डाल दिया जो कि विलय डाल दिया, मान लो कि N1 है, जिसका मोल कितना है? N1। दूसरा पदार्थ जो कि विलायक डाल दिया, उसका है N2। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं N1 जो है वो नंबर 1 का मोल है, N2 जो है वो नंबर 2 का फिर से लिखता हूँ, N1 नंबर 1 का मोल है और N2 जो है वो नंबर 2 का मोल है। तो विलियन का कुल मोल कितना हो जाएगा? विलियन का कुल मोल हो जाएगा N1 प्लस N2। कितने हो जाएंगे? N1 प्लस N2। पर मोल अंश क्या होता है? मोल अंश होता है आपका, मोल अंश क्या कह रहा है देखिए, मोल अंश बराबर, इसको मोल प्रभाज मोल भिन्न बोलते हैं, ठीक है। कह रहा है एक घटक, चाहे आप विलय लीजिए चाहे विलायक लीजिए, तो नंबर 1 मान लेते हैं, नंबर 1 के मोलों की संख्या, नंबर 1 N1 के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या N1 बटे N2 का अनुपात क्या कहलाता है? मोल अंश कहलाता है। क्या कहलाता है? मोल अंश कहलाता है, ठीक है। इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं आप लोग, तो मैं हिंदी में ही लिख देता हूं इसको एक बार फिर से। मोल अंश बराबर नंबर 1 का मोल बटे विलियन का कुल मोल, ऐसे भी लिख सकते हैं। विलियन का नंबर 1 का के नंबर 1 की मोल की संख्या, नंबर 1 मोल की संख्या, चलिए विलियन का कुल मोल की संख्या भी लिख देते, चलिए ठीक है। नंबर 1 की मोल की संख्या बटा विलियन का, विलियन की कुल मोल की संख्या, ठीक है। अब देखिए मोल अंश को जो डिनोट किया जाता है, सूचित किया जाता है वो x से। किससे? x। मोल अंश को किससे सूचित किया जाता है? x से। अब देखिए मोल अंश किसका निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे नंबर 1 का मोल अंश निकालें, तो इसलिए यहाँ पे लिखे 1 का मोल अंश। क्या हो जाएगा? 1 का मोल अंश। तो यहाँ पे सिंबल में कैसे लिखेंगे? x1। क्या लिखेंगे? x1। कहने का मतलब 1 का मोल अंश।
ठीक है। एक का मोल कितना है, N1। विलियन का कुल मोल कितना है, N1 प्लस N2। इस तरह से आपके हो जाए। अगर X2 निकालना हो तो X2 मतलब दूसरा का मोल, तो जिसका मोल निकालना है उसको ऊपर लिख देना है, ऐसे भी लिख दो, उसके मोल को ऊपर बटे कुल मोल। देखो, जिसका मोल निकालना है, एक का मोल निकालना है, तो उसके मोल को ऊपर लिख दिए, मतलब N1 बटे N1 प्लस N2। दूसरे वाले का निकालना है तो उसके मोल को ऊपर लिख दिए बटे N1 प्लस N2। ये आपका क्या होता है, मोल अंश होता है। परिभाषा आम है, एक घटक के मोलों की संख्या मतलब N1 या N2 और विलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या विलियन में N1 प्लस N2 के अनुपात मतलब बटे में जो है ना जी, उसी को क्या कहते हैं, मोल अंश कहते हैं। अच्छा, सपोज करो कि यहाँ पे 3 वाला हो, जो 3 पदार्थ डाले हैं जो कि N3 है, तो कुछ नहीं, जिसका मोल अंश निकालना है, एक सिंबल यहाँ पे कर देते हैं कि X1 निकालना है, तो जिसका निकालना है 1 निकालना है तो N1 बटे कुल मोल N1 प्लस N2 प्लस N3। इस तरह से आप दे सकते हैं, है कि नहीं। ये ठीक है, ये जब 3 पदार्थ हो, 3 मोल हो तो इस तरह से, समझ गए। अब देखिए यहाँ पे नीचे नोट पॉइंट में क्या कहा गया है कि आपके जो विलियन में सभी घटकों का मोल अंश, अंशों का योग मतलब उसे जोड़े तो 1 के बराबर होता है। इसको कर सकते हैं मोल अंश, सभी के अंशों को जोड़ा जाए, मोल अंश 1 मोल अंश 2 जोड़ दिया जाए, तो ये मोल अंश कितना, 1 का कितना है N1 प्लस N2 प्लस N1 प्लस N2 बराबर, एलसीएम लेंगे N1 प्लस N2, एलसीएम होगा और ये कैंसिल आउट होकर क्या बन जाएगा, N1 प्लस N2, ये कैंसिल, तो बचा कितना 1। ऐसे 3 वाले में भी होंगे तो N1 प्लस N2 प्लस N3 हो जाएंगे। मतलब जितने भी मोल अंश आएगा उन सबको जोड़ा जाए उस विलियन के, उस विलियन में जितने भी मोल अंश आएंगे उन सबको जोड़ा जाए तो वो एक वैल्यू आएगा उसका। ठीक है, तो ये रहा आपका अगला। देखिए एक सवाल है कि एक मिश्रण में ए के 0.5 मोल है और बी का 0.10 मोल उपस्थित है, तो ए व बी का मोल भिन्न ज्ञात कीजिए। तो हल आसान एकदम, तो आप लोग पहले बना लीजिए, वीडियो को पॉज करके क्या करें, बना ले, फिर उसके बाद मैं इसका हल देता हूँ। चलिए, उम्मीद करता हूँ आप लोग ने बना लिया होगा। और देखिए यहाँ पे क्या कहा है, एक मिश्रण है, मतलब मिश्रण मतलब विलियन, है ना। मिश्रण मतलब यहाँ पे क्या है, विलियन समझो। ए का मोल दिया हुआ है, ए का मोल कितना, 0.5 मोल और बी का मोल इसको ऐसे भी लिख सकते हो, Na, ठीक है, 0.5, Nb 0.10, इतनी। तो कुल मोल कितना हो जाएगा, कुल मोल अर्थात Na प्लस Nb हो जाएगा आपका, मतलब 0.5 प्लस 0.15, सॉरी 10, ये होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है ए का भी निकालना है और बी का भी, मोल अंश निकालना है ना, मोल भिन्न भी बोलते हैं इसको। तो एक्स ए निकालना है, क्या होता है एन ए या N1 बट्टा Na प्लस Nb। ए के जगह पे आप 1 2 भी दे सकते हैं ना,
तो इस तरह से एन ए कितना हो जाएगा 0.5 बट्टा 0.5 प्लस 0.10 कितना हो जाएगा 0.5 बट्टा हो जाएंगे 0.15 कितना हो जाएगा आपका, है कि नहीं। चलिए सॉरी, हाँ चलिए ठीक है। तो ये आपके क्या हो जाएंगे, ये पॉइंट उड़ेगा इधर 2 शून्य, ये पॉइंट उड़ेगा इधर आपके 1 शून्य, 1 शून्य 1 शून्य कैंसिल हो जाएगा, 5 तिया 15 और कितने आ जाएंगे 10/3। तो इसको करोगे 3.33 समथिंग इस तरह से मोल आ जाएंगे ए का। बी का आप लोग देख लीजिए। तो बी का करने के लिए हम क्या करेंगे, तो 10 बट्टा ये कितना हो जाएंगे, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 0.15, पॉइंट उड़ गया और 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 2/3 इतना मोल हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो अगला देखिए। अच्छा ये भी सांद्रता के पद में आते हैं, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था क्या, द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत। तो उसी तरह से ये है अंश प्रति मिलियन, अर्थात इसको बोलते हैं पार्ट पर मिलियन या पार्ट प्रति मिलियन भी बोलते हैं। शॉर्ट में इसे पीपीएम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पीपीएम। कह रहा किसी विलयन में विलय पदार्थ की वह मात्रा, विलय की वह मात्रा जो विलयन के 10⁻6 अर्थात 10 लाख भागों में उपस्थित हो, ठीक है ना जी। मतलब वहां पे 100 ग्राम में उपस्थित था, यहाँ 10 लाख ग्राम में उपस्थित होगी, है ना। जैसे यहाँ पीपीएम लिखें, पीपीएम विलय का द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान, और कितने भागों में वो गुना हो जाएगा 10⁻6 भागों में, है ना, इस तरह। तो यहाँ देखिए बताया गया आपको किस तरह से कि NaCl का विलयन की सांद्रता बोला गया है 10 ppm है। इस 10 ppm को सुनते ही आपको ये समझ में आना चाहिए कि इसका अर्थ है, इसका मतलब है कि 1 मिलियन मतलब 10 लाख ग्राम विलयन में 10 ग्राम NaCl घुरा है। मतलब बहुत सारे, ऐसे मानो कि बहुत बड़ी टंकी में 1000 लीटर कहो 5000 लीटर में क्लोरीन की एक बूंद डला हुआ है, क्लोरीन का एक बूंद डला हुआ है, उसी को क्या कहते हैं पीपीएम में निकालते हैं, ठीक है। तो कुछ नहीं है, किसी विलयन में विलय पदार्थ, विलय मतलब जितना घोला जाएगा, विलय का द्रव्यमान वो कितने में उपस्थित होगा 10⁻6 भागों में। कितने भागों में, 10⁻6 भागों में। अगला देखिए, पार्ट प्रति बिलियन। अच्छा यहाँ जो इसके पीपीबी बोलते हैं, पीपीबी कुछ नहीं है, ये बिलियन है। क्या है, बिलियन। मतलब 3 जीरो और बढ़ा दीजिए कि आपका विलय का द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुना, यहाँ 10⁻6 लिखे थे इसमें मिलियन में, और इसमें हो जाएगा 10⁻9 बिलियन में, ठीक है ना जी। ये है बिलियन, समझ गए। चलिए मेन टॉपिक है हमारा मोलरता, जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है ना जी। क्या होता है मोलरता, देख लीजिए। कह रहा है ये भी एक सांद्रता के पद है। क्या है, ये भी एक सांद्रता के पद है। कह रहा है किसी विलयन के एकांक आयतन, एकांक आयतन का मतलब है 1 लीटर। कितना, 1 लीटर। किसी विलयन के 1 लीटर में, कितने लीटर में, 1 लीटर में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को, मोलों की संख्या को मोलरता कहा जाता है।
विलयन के 1 लीटर में, कितने लीटर में? 1 लीटर में जितना विलय का मोल डाला जाएगा उसी को क्या कहेंगे? मोलरता। यहाँ पे एक चीज है आयतन, इसको बढ़िया से रखना, ठीक है ना जी। देखिए क्या है, मोलरता का मात्रक मोल प्रति लीटर होता है। क्या होता है? मोल प्रति लीटर होता है। कह रहा है ताप बढ़ाने से मोलरता घट जाती है, ताप बढ़ाने से मोलरता घट जाती है। अच्छा, मोलरता किसे बोलेंगे? यहाँ देखना, आयतन। क्या है? आयतन। जिसे आयतन में नापा जाता है, जिसे लीटर में नापा जाता है, उसी को हम क्या बोलेंगे? मोलरता। और आयतन वाली चीजें क्या है? आयतन वाली चीजें जैसे पानी है ना जी, पानी क्या है आपका? आयतन में मापते हैं। दूध, दूध भी हो जाएगा, इसे भी आयतन में मापते हैं, लीटर में मापते हैं। अब क्या है, इन सभी में ताप लगाएंगे, ताप बढ़ाने पर इसकी मोलरता क्या हो जाएगी? घट जाएगी। क्या हो जाएगी? घट जाएगी। मतलब पानी का लेवल क्या होने लगेगा? कम होने लगेगा, है ना। इसलिए कहते हैं, अर्थात मोलरता ताप से प्रभावित होता है। क्या होता है? ताप से प्रभावित होता है। समझ गए? अच्छा, इसका इसे जो ना सूचित जो किया जाता है, इसे बड़ी एम से सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। तो m बराबर विलय के मोल, विलय की मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लेंगे। क्या लेंगे? विलयन का, विलयन का आयतन, ठीक है ना जी। और अगर ये केजी में है, सॉरी केजी करें, अगर ये लीटर में है, किस में है? लीटर में, तो इसे ऐसे ही रहने देना है, ठीक। लेकिन अगर ये ml में हो, मिलीलीटर में, तो क्या करेंगे? तो m बराबर हो जाएगा विलय के मोल बटे विलयन का आयतन आयतन, और ये ml में रहे तब हम करेंगे 1000 का गुना, ठीक है ना। मतलब नीचे में होगा बट्टा, लीटर को मिलीलीटर में बदलते हैं तो भाग देते हैं 1000 का, वो 1000 ऊपर गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऊपर गुना, ठीक है ना जी। और एक चीज कि मोल बराबर जो है ना, वो जो मोल पढ़े हो कि नंबर जो होता है 6.02 गुना 10 पे पावर 23, ये मोल बराबर एक क्या कहते हैं, सूत्र भी होता है, भार बटा अनुभार। अगर मोल ऐसे भी निकाला जाता है, ठीक है ना जी, मोल को निकालने का ये फॉर्मूला है, भार बटा अनुभार। समझ गए? तो ये है आपका मोलरता। इसको अंतर में भी पूछा जाता है। सबसे पहले क्या अंतर में पूछा जाता है कि मोलरता और ये मोललता में क्या फर्क है, ठीक है ना जी। देखिए सबसे पहले इसकी परिभाषा का फर्क हो जाएगा। क्या फर्क होगा? उसमें था किसी विलयन के एकांक आयतन में, इसमें क्या होगा? किसी विलयन नहीं होगा, यहाँ पे होगा विलायक। क्या हो जाएगा? विलायक, विलायक, ठीक है ना जी। किसी विलायक के एकांक द्रव्यमान में, यहाँ पे कौन सा शब्द आया? द्रव्यमान। उसमें क्या था? आयतन। तो एकांक द्रव्यमान अर्थात 1 केजी में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? मोललता कहते हैं। क्या कहते हैं? मोललता, ठीक है ना जी। विलायक के 1 केजी में, कितने केजी में? 1 किलो में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को क्या कहेंगे? मोललता, मोललता, ठीक है ना जी। और इसे छोटी एम से सूचित किया जाता है, उसे बड़ी एम से, ठीक है ना जी। इसका मात्रक क्या होगा? मोल प्रति किलोग्राम। क्या होगा? मोल प्रति किलोग्राम, या आप बोल सकते हो मोल प्रति
ml भी आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ml भी। इसमें भी आपका हो जाएगा, इसमें भी आपके क्या हो जाएंगे? मोल प्रति लीटर के जगह, सॉरी लीटर के जगह ml, उसमें थोड़ा सा हो गया, इसमें आपके ग्राम हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? ग्राम। ठीक है ना जी, क्योंकि केजी वाला है वो ग्राम में बदल जाएगा, किसमें हो सकते हैं? ग्राम। चलिए समझ गए। यह ताप से प्रभावित नहीं होते। किलो वाला जो चीज होता है, जो ग्राम में मापा जाता है, किलोग्राम में मापा जाता है, वो ताप से प्रभावित नहीं होती है। जैसे किसको ले लो, किसी एक को ले लो, जैसे चलो ईंट ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? ईंट। ईंट पे कितना ताप लगाओगे उस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो उसी शेप में रहेगा। मतलब शेप बदल दे, क्या कर दे? शेप बदल दे। अब कहोगे चावल, तो चावल का शेप बेलनाकार ही रहेगा। ठीक है ना जी, मतलब जिस तरह से चावल रहता है उसी आकार में वो पहले में, लेकिन हाँ हल्का क्या हो जाएगा? फूल जाएगा। तो ये ऐसा नहीं कि घट जाएगा बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना जी। तो क्या हुआ? किसी विलायक के एकांक द्रव्यमान में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? मोललता। इसे छोटी एम से, इसे छोटी एम से सूचित किया जाता है। ठीक है, तो छोटी एम बराबर विलय के मोल मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान, है ना? विलायक, विलियन नहीं, विलायक का द्रव्यमान। अगर ये केजी में है तो सिंपल यही रखने देना है, अगर ग्राम में आ जाएगा तो क्या करना है? विलय के मोल बटा विलायक का द्रव्यमान गुना, अगर ग्राम में हो तो 1000 का भाग लगेगा, वो 1000 ऊपर चला जाएगा, इस तरह से। है कि नहीं? उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये क्लास बहुत ही पसंद आया होगा। तो ऐसे ही आप बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अलविदा।